अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट जो है सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने हम पे कंडीशन लगा दिया है कि इसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करना है। ये जो डिटर्मिनेंट है इनकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ये हमने शो डैट करना है कि जो लेफ़्ट साइड है वो राइट साइड की इक्वल आनी चाहिए। अब अगर ये रिस्ट्रिक्शन हम पे ना लगाता, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट ये बात ना लिखता, जस्ट ये कहता शो डैट, तो फिर हमारी अपनी मर्ज़ी थी स्टूडेंट्स कि हम इसका मॉड एवेल्यूएट कर लेते, हम इसका डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट कर लेते जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, या फिर प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते। ये हमारी अपनी फिर चॉइस होनी थी। अब उसने हम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि यूजिंग प्रॉपर्टी को करना है। प्रॉपर्टी को यूज़ किए बगैर ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर सकते। अगर जस्ट शो डैट आता तो फिर डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर सकते थे। तो फिर इस पर यूज़ करेंगे जी इसकी प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट की जो है। अब इसमें लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना है। लेफ़्ट साइड को यूज़ करें। अब लेफ़्ट साइड में देखें C2 या R2 में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है। अब ये हमारे पास R2 है और R2 में से 5 कॉमन आ रहा है, तो इधर बात लिखते हैं टेकिंग 5 कॉमन फ्रॉम R2। R2 में से हम 5 को कॉमन लिख लेते हैं। 5 कॉमन आएगा, इनसाइड आएगा R1 एज इट। R2 में से हमने 5 को कॉमन लिखा है। जब R2 में से 5 को कॉमन लिखा है तो इनटू आएगा 1 5 2, R3 भी एज इट आ जाएगी। अब अगेन किसी कॉलम में या रो में से कोई चीज़ कॉमन होगी तो चेक करें। ये C2 जो है इसमें भी हमारा 5 कॉमन आ रहा है, तो लिखते हैं अगेन कॉमन, अगेन 5 कॉमन फ्रॉम C2। C2 में से ये अगेन हम 5 कॉमन लिख लेते हैं, तो ये आएगा 5 पहले भी लिखा हुआ है, 5 दोबारा कॉमन आएगा तो वो 25 आ जाएगा। C1 जब कॉलम ऑपरेशन लगाया तो क्वेश्चन को कॉलम वाइज लिखेंगे। कॉलम 1 एज इट, कॉलम 2 में से 5 कॉमन निकाला है 1 1 5 0 2 1, तो ये स्टूडेंट्स हमारी राइट साइड आ गई है। ये हमने प्रूफ करना था कि लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। और क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में भी हमने डिटर्मिनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको यूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आप इसका सिंपल मॉड, इसका सिंपल डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करके ये राइट साइड प्रूफ कर दें। एवेल्यूएट करके राइट साइड प्रूफ हो जाएगी आपकी, मगर जब क्वेश्चन में उसने हमें बोला जो है कि हमने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है तो फिर नंबर इसका एक नहीं मिलेगा। सो फिर जो बात उसने बोली है उसी के मुताबिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं जी? राइट साइड बताएगी क्या प्रॉपर्टी लगानी है। अब राइट साइड में देखें ब्रैकेट में हमें 3a + x चाहिए। अब लेफ़्ट साइड में तो सिर्फ a और x आ रहा है, मगर हमें राइट साइड पे 3a + x चाहिए। वो अब 3a + x हमें कैसे हासिल होगा, वो हमारे पास कैसे आएगा? तो उसके लिए हम करते हैं जो कॉलम 1 है लेफ़्ट साइड को यूज़ करें जी। इसमें ऑपरेशन यूज़ करते हैं C1 + C2 + C3 कि कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम कॉलम 1 में प्लस कर लेते हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, रो वाइज करना चाहते हैं, तो R1 में भी R2 और R3 प्लस कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। चाहे कॉलम ऑपरेशन यूज़ कर लो, चाहे रो ऑपरेशन यूज़ कर लो, दोनों सूरतों में क्वेश्चन ठीक होगा। कॉलम ऑपरेशन यूज़ करें जी। C1 में हमने C2 और C3 प्लस करना है। जब C1 में C2 और C3 प्लस करना है तो सिर्फ जो पहले लिखा होता है वो चेंज होता है।
अब पहले C1 लिखा है तो C1 में बस ये प्लस होंगे, a प्लस एक्स, ये C1 हो गया, प्लस C2 प्लस C3। नेक्स्ट भी लिखें जी, a प्लस एक्स प्लस a प्लस a प्लस एक्स। ये हमने कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 प्लस कर लिया। कॉलम 2 को एज इट लिखा रहने दें और कॉलम 3 को भी एज इट लिखा रहने दें। अब इसमें जो कॉलम 1 है वो तो वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी, a प्लस a, ये हमारे पास आएगा 3a प्लस एक्स, इधर भी 3a प्लस एक्स, C2 एज इट, C3 एज इट, C2 और C3 हम एज इट लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में कॉमन आएगा, C1 में देख लें 3a प्लस एक्स कॉमन आ रहा है तो लिखते हैं टेकिंग 3a प्लस एक्स कॉमन फ्रॉम C1। C1 में से स्टूडेंट्स हम 3a प्लस एक्स को कॉमन लिख लेते हैं। ये तो कॉमन आ गया, इनसाइड आएगा जी 1 1 1, a प्लस एक्स और a और a, सॉरी a प्लस एक्स इधर आएगा। ले ये हमने जी 3a प्लस एक्स को C1 में से कॉमन लिख लिया। अब जो बात है स्टूडेंट वो इम्पॉर्टेंट है, वो क्या बात है, इस बात की अगर आपको समझ आ गई तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सारे इसी के मुताबिक सॉल्व किए जाएंगे। वो बात ये है कि अब ये 1 1 आ गया, C1 में 1 1 आ जाए या R1 में आपको कहीं 1 1 नज़र आए तो उस 1 के नीचे ज़ीरो बनाने होंगे या 1 के ऊपर ज़ीरो बनाने होंगे या 1 की राइट साइड पे ज़ीरो या 1 की लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो बनाने होंगे। अब ये 1 है तो 1 के नीचे हमें ज़ीरो चाहिए, जो R1 में 1 आ रहा है उसके नीचे R2 में भी वह ज़ीरो चाहिए और R3 में भी ज़ीरो चाहिए। तो उसके लिए हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं। आप देखें ये 1 और ये भी 1 है, दोनों को माइनस कर लेते हैं, R2 माइनस R1। इसी तरह ये भी 1 है और ये भी 1 है तो R3 को भी R1 में से माइनस कर लेते हैं। देखें जी क्या फ़र्क पड़ता है क्वेश्चन पे, जो कॉमन निकाला हुआ है वो तो बाहर एज इट आएगा। अब R2 और R3 चेंज होगी, जिसको हमने लिखा हुआ है पहले R2 माइनस R1 है तो R2 चेंज होगी, R3 माइनस R1 है तो R3 ने चेंज होना है, R1 तो फिर एज इट आ जाएगी 1a। R2 में से R1 माइनस करें। अब देखें R2 का एलिमेंट क्या है 1, रफ वर्क में इस तरह आप कर सकते हैं माइनस, और R1 का एलिमेंट 1 है तो 1 माइनस 1 का आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर रफ वर्क में लिखें जी, हमारे पास R2 का एलिमेंट है a प्लस एक्स और R1 का एलिमेंट a है, a से कट जाएगा तो आंसर हमारे पास x रह जाएगा। इसी तरह अब ये R2 का एलिमेंट a है और माइनस R1 का एलिमेंट भी a है तो वो 1a माइनस a हमारे पास 0 आ जाएगा। इसी तरह R3 को R1 में से माइनस करेंगे 1 माइनस 1 a माइनस a प्लस एक्स में से a माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। अब ये जो बात है नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये इम्पॉर्टेंट है, इस बात की बड़ी कम समझ आती है, इस बात को ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। अब 1 के नीचे 0 आ गया, 1 के नीचे 0 आ जाएं, 1 की राइट साइड पे 0 आ जाएं, 1 की लेफ़्ट साइड पे 0 आ जाएं या 1 कहीं इधर लिखा हो तो उसके ऊपर 0 आ जाएं, तो उस सूरत में डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि वो 1 जिस कॉलम में और जिस रो में होगा वो कॉलम भी ख़त्म हो जाएगी, वो रो भी ख़त्म हो जाएगी। अब देखें 1 के नीचे आपको 0 नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब है कि जो 1 हमारा है वो C1 में आ रहा है, लेकिन C1 ख़त्म होगी। वो हमारा R1 में आ रहा है, लेकिन ये R1 को भी हमने ख़त्म कर दिया। वो 1 जिस कॉलम में और जिस रो में आएगा वो कॉलम भी ख़त्म, वो रो भी ख़त्म। अब नेक्स्ट को फैक्टर के अकॉर्डिंग इसको हम लिखेंगे 3a प्लस एक्स इंटू। अब हर क्वेश्चन में जब आपने रो और कॉलम को ख़त्म किया ना
-1 की पावर में कुछ लिखा करेंगे, लिखना -1 की पावर है। अब देखें कौन सी रो ख़त्म की है, पहली रो ख़त्म की है और कॉलम भी हमने फर्स्ट ख़त्म किया है, तो ऊपर 1 + 1 लिखेंगे। -1 की पावर में रो प्लस कॉलम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दूसरी रो और पहला कॉलम ख़त्म किया था तो -1 की पावर 2 + 1 आ जाना था। जो रो और जो कॉलम ख़त्म किया है वो -1 की पावर आ जाएगा। अब मॉड में क्या वैल्यू आ जाएगी, डिटर्मिनेंट में वैल्यू आएगी x 0 0 x, 3a + x -1 की पावर 1 + 1 2, इसका आप डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट कर लें। 2/2 डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करना आपको आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे x के, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये आ जाएगा 3a + x, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। और ये हमारी राइट साइड प्रूफ हो गया स्टूडेंट्स। 3a + x इंटू x², या x² को पहले लिख लें, 3a + x बाद में लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। चलते हैं जी आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में लेफ़्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करेंगे। अब ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड में देखें, इधर लेफ़्ट साइड पे भी 1x, y, z है, राइट साइड पे भी 1x, y, z है। बस इसमें चेंजिंग क्या है, राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में हमें कहीं स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, मगर राइट साइड में तो हमें स्क्वायर भी चाहिए, x², y² और z²। लेफ़्ट साइड में तो हमारे पास x, y, z आ रहा है, स्क्वायर तो कहीं आ नहीं रहा। अब स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, अब ये x लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट्स x को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्क्वायर आ जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर आएगा। इसी तरह y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, z को z से मल्टीप्लाई करेंगे, तब स्क्वायर आएगा। अब हमें देखना है कि जो x जो है हमारा किस रो में आ रहा है, ये R1 में आ रहा है। लेफ़्ट साइड को यूज़ करें, लेफ़्ट साइड को यूज़ करेंगे तो ऑपरेशन यूज़ करेंगे, R1 को मल्टीप्लाई करें x से, R2 में हमें y की ज़रूरत है, और R3 को हम z से मल्टीप्लाई करेंगे। बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में भी कि डिटर्मिनेंट को जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, डिटर्मिनेंट को जब किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो बाय डिवाइड लाजमी करना होगा, एंड डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जी से हम इन साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक्स वाई जी से हम बाहर डिवाइड भी करेंगे। लेकिन बाय डिवाइड कर लें, 1/x/y/z, R1 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, 1 को x से मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करें, y/z को x से मल्टीप्लाई कर लें। R2 को y से मल्टीप्लाई करना है, y² x/y/z, और R3 को हमने z से मल्टीप्लाई करना है, z² और x/y/z। यही हमने मल्टीप्लाई कर लिया, R1 को, R2 को, R3 को। इसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, टेकिंग x/y/z कॉमन फ्रॉम C3, लास्ट वाले कॉलम में से x/y/z कॉमन आ जाएगा। ले जी उसको कॉमन लिख लेते हैं बाहर। इनसाइड आएगा x/y/z, x² y² z², 1 1 1। ले ये कॉमन तो डिवाइड किया तो उससे कैंसिल हो गया। अब लेफ़्ट साइड और राइट साइड का आंसर कैसे सेम आएगा। अब ये राइट साइड में जो कुछ हमें चाहिए था वो हमारा आ चुका है। अब देखें राइट साइड में हमें 1x x², 1y y², 1z z²। अब इसका जो लास्ट स्टेप है उसमें देखें कुछ आ चुका हुआ है, x भी आ चुका है, x² भी आ गया, 1 भी आ गया। बस अब राइट साइड की तरह इसको अरेंज करना होगा। अब राइट साइड में अगर तवज्जो करें तो हमें 1 1, ये जो C3 में 1 1 आ रहा है, ये हमें 1 1 इधर चाहिए, कॉलम 1 में हमारा 1 1 C3 में आ रहा है, मगर ये 1 1 हमें किधर चाहिए,
C1 में, तो क्या लिखते हैं, इधर लिख लेते हैं जी इंटरचेंज C1 एंड C3। दो कॉलम को या दो रो को आप अपनी मर्ज़ी से इंटरचेंज कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाने के लिए, या जिस टाइम मर्ज़ी कर लें, आपकी मर्ज़ी है। जब इंटरचेंज करते हैं रो को या कॉलम को तो बाहर माइनस आता है, बाहर क्या आएगा, फार्मूले का माइनस। अच्छा, जब C3 जो है वो C1 वाली पोजीशन पे आ जाएगा और जो C1 है वो C3 वाली पोजीशन पे आ जाएगा। C2 तो फिर एज इट आएगा। ये आ गया। अभी भी हमारी राइट साइड नहीं आई। अगर राइट साइड को आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो राइट साइड में हमें ये एक्स स्क्र वाई स्क्र जो है ये तो तीसरे कॉलम में चाहिए, एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र जो है थर्ड कॉलम में चाहिए। तो क्या लिखते हैं, अगेन इंटरचेंज C2 एंड C3। अब C2 और C3 को इंटरचेंज कर लेते हैं। तो बताया है जब किसी रो को या कॉलम को इंटरचेंज करें तो बाहर माइनस आता है, एक माइनस पहले भी लिखा हुआ है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। C1 एज इट, C2 और C3 को इंटरचेंज करना है, C3 C2 बन जाएगा और जो C2 है वो स्टूडेंट C3 बन जाएगा। लें, ये हमारी राइट साइड का रिजल्ट प्रूफ हो गया। ये राइट साइड सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।